अब हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी होता है यहाँ पे, जो सदन को चलाता है, इसी को कहेंगे हम लोग लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट यही कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है तो इसका चुनाव कैसे होता है। तो आपको ऑप्शन में 3 वो बात दिया रहेगा। क्या इसका निर्वाचन होगा? तो आप बोलिएगा नहीं, इसका निर्वाचन नहीं होता है। क्या ये मनोनीत होगा? तो बोलिएगा नहीं, ये मनोनीत भी नहीं होता है। क्या ये चुनाव होता है? इसका चूज ये रहता है। तो ऑप्शन में यही शब्द रहेगा कि लोकसभा अध्यक्ष को क्या करते हैं? चूज करते हैं। ठीक है, तो यही सब, यही वाला आंसर सही होगा, यही मार्क करिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे ही लोकसभा का पहला बैठक होगा तो इसमें से क्या करते हैं कि लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी को अध्यक्ष चुनाव के माध्यम से चूज कर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है ये भी है कि आपको लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो आपको लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। आप बिना लोकसभा का सदस्य बने आप लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बन सकते। और कैसे चुनाव होता है? तो पहली बैठक के पश्चात, पहली बैठक के बाद लोकसभा के सदस्यों में से ही क्या किया जाता है? आपस में चुन लिया जाता है। तीसरा सवाल ये पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो है, इसका जो चुनाव का तारीख होता है, जो अपने में से चुनने वाला कब चुनना है इसको, तो कौन तारीख तय करता है? क्या निर्वाचन आयोग? तो बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग तो इसका चुनाव कराता ही नहीं, तो इसका तारीख कैसे तय कर देगा? ये तो अपने से सदन के बीच में से चुन के आ रहा है। इसका चुनाव का जो तारीख निर्धारित करेगा तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। एक चीज़ यहीं पर बताते रहे हैं, अगर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव का तारीख पूछे तो राष्ट्रपति, लेकिन लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव का तारीख बोले कौन निर्धारित करेगा? तो अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। तो देखो, तो लोकसभा अध्यक्ष को 3 तरीके से पद से उसको हटा सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो यदि अध्यक्ष जो है, लोकसभा अध्यक्ष खुद ही अपना त्यागपत्र दे दे, किसको? उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को नहीं, जाके उपाध्यक्ष को, अपने छोटे भाई को क्या करे? त्यागपत्र दे दे। यदि लोकसभा का सदस्य, दूसरा है यदि लोकसभा का सदस्य न रहे, यदि जो है लोकसभा का सदस्य, कोई आदमी जो है वो लोकसभा का सदस्य क्या हो? ना रहे। तीसरा जो है कि लोकसभा के सभी सदस्य क्या करें? लोकसभा में ही सभी सदस्य क्या करें? बहुमत से संकल्प पारित कर दें। लोकसभा के सभी सदस्य क्या करें? बहुमत से किसी संकल्प को पारित कर दें। अगर लोकसभा कहे, सारे सदस्य मिल जाए और कहे कि हमको लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है, और बहुमत से क्या करें? संकल्प को पारित कर दें। ठीक है ना, तब ये लोकसभा अध्यक्ष क्या होगा? हट जाएगा। लेकिन आपको अगर लेकिन ये संकल्प पारित करना है आपको बहुमत से, ठीक है ना, तो आपको कौन सा बहुमत चाहिए? तो आपको पीछे बता दिया बहुत तरीके का बहुमत होता है। क्या विशेष बहुमत? नहीं। 2/3 वाला? तो नहीं, 2/3 वाला ही को कहते हैं विशेष बहुमत। ये वाला ज़्यादा करप्शन में फंसाएगा तो बोलना ये वाला नहीं। समान बहुमत? नहीं। प्रभावी वर्तमान बहुसंख्या से? तो हाँ, तो प्रभावी बहुमत से। प्रभावी बहुमत में क्या होता है कि जो उस समय रिक्तियाँ को छोड़ के जो उपस्थित और मतदान करने वाले संख्या है ना, उसका बहुमत चाहिए। ठीक है ना, तब प्रभावी बहुमत से तुम टिक मार के आना। ठीक है, उसमें लिखा रहेगा कि लोकसभा अध्यक्ष को याद कर लें कि लोकसभा अध्यक्ष को उपस्थित और मतदान करने वाले संख्या के बहुमत से हटाया जाता है, उसी को प्रभावी बहुमत भी बोलते हैं। यही बात लिखा रहेगा। और आपको याद रखना है कि जो लोकसभा अध्यक्ष को अगर आपको हटाना है, प्रस्ताव लाना है, तो कम से कम 50 लोगों का समर्थन चाहिए आपको सदन में। आप 50 लोगों का समर्थन लोगे सदन में, तभी उसके खिलाफ क्या लाओगे? प्रस्ताव ला सकते हो। ठीक है ना। और एक बात याद रखना है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को आपको हटाना है तो 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा उस लोकसभा अध्यक्ष को कि हम आपको हटाने वाले हैं। ठीक है, ये उपाध्यक्ष के केस में भी इसी तरीके से, उपाध्यक्ष भी इसी तरीके से हटेगा, उसको भी 14 दिन पहले क्या करना पड़ता है? सूचना देना पड़ेगा। उसको भी क्या करना पड़ता है? उसको भी हटाने में किसका भूमिका होगा? सिर्फ लोकसभा का। एक चीज़ और कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने में क्या राज्यसभा का भूमिका है? तो बोलना नहीं, उस सदन से संबंधित है ही नहीं, तो उसका भूमिका क्यों होगा? केवल लोकसभा का होगा। और लोकसभा उपाध्यक्ष को भी इसी तरीके से हम लोग हटाते हैं, प्रभावी बहुमत से, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाली संख्या के बहुमत से, ना कि 2/3 से। ठीक है, तो ये सब बात आप क्या करोगे? याद रखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष का बहुत सारा कार्य होता है। जैसे ओम बिरला है, जिनका क्या क्या काम होगा? अभी ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है, जिनका क्या क्या काम होगा? तो ये लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता और कार्रवाई का संचालन करना। जो बैठक है लोकसभा में उसकी अध्यक्षता करेगा, जो कार्रवाई होने वाला सदन में उसका संचालन करेगा। दूसरा, गणपूर्ति यानी कि कोरम न होने पर सदन को स्थगित करना। आर्टिकल 104 में ही दिया हुआ है कोरम के बारे में कि अगर कोरम नहीं, देखो कोरम के बारे में पूछेगा कहाँ दिया है, तो 100 में दिया हुआ है। ठीक है ना, 100 नंबर में।
अगर 1/10 होता है लोकसभा का कोरम, चाहे सदन का कोरम, अगर 1/10 नहीं मिल पा रहा है तो ये सदन को स्थगित कर सकता है। इसमें भी पता है कब तक के लिए स्थगित कर सकता है? अनिश्चित काल के लिए। एक बार स्टेटमेंट पूछा भी था इसके एग्जाम में कि अगर लोकसभा में अगर कोरम नहीं हो पा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगन करेगा। ये बात सही है कि गलत? तो बोलना सही है। वो अनिश्चित जब तक नहीं मिलेगा तब तक के लिए स्थगित कर सकता है, अनिश्चित काल के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 दिन ही इंतजार किए चाहे 15 दिन ही। तो ये बात याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है कि दोनों सदनों का ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है। कौन? जब लोकसभा राज्यसभा का सेशन कंबाइंड चलता है तो उसकी अध्यक्षता भी करता है 118 के अनुसार। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसके ऊपर निर्णय भी कौन करेगा? अध्यक्ष बोल देगा कि ये विधेयक धन विधेयक है तो मान लिया जाएगा। फिर जो लोकसभा अध्यक्ष को है निर्णायक वोट देने का अधिकार है। ये भी आर्टिकल 100 में है, कास्टिंग वोट इसको बोलते हैं। देखो एक चीज़ याद रखो, जो निर्णायक वोट होता है लोकसभा अध्यक्ष ही दे सकता है सिर्फ, ठीक है ना। जब सदन में आपको निर्णायक वोट चाहिए तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष देगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में कोई वोट नहीं देता है, ठीक है ना। इसे सदन में नॉर्मल वे में पहली बार में कोई वोट नहीं देगा। ये हमेशा कब देगा? ये निर्णायक मत ही दे पाएगा जब मामला फंसेगा। ये पहली बार में वोट सिर्फ कब देता है? जब इसके खिलाफ क्या चल रहा हो, इसको हटाने का प्रोसेस चल रहा हो, तो उस समय निर्णायक वोट न देकर कौन सा वोट देगा? पहली बार में वोट देगा। तीसरा है कि तीसरा आपको यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे कि लोकसभा की सभी संसदीय समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति स्पीकर करता है, ठीक है ना। और खुद कुछ समितियों का अध्यक्ष होता है। देखो यहाँ पे ये बात लिखा है कि बहुत सारा ऐसा संसदीय समिति है जिसके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। बहुत सारा संसदीय समिति है, ठीक है ना। संसद में बहुत सारा समिति होता है तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा ही स्पीकर करता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, ये कुछ समितियों का खुद अध्यक्ष भी बन जाता है। दूसरे को नियुक्ति न करके बोलता है कि हम भी इस समिति का क्या बनेंगे? संसदीय समिति का अध्यक्ष बनेंगे। जैसे कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य परियोजना समिति, नियम समिति। तो नियम बिजनेस एडवाइजरी यानी कि कार्य मंत्रणा समिति, कार्य समिति, सामान्य परियोजना समिति और नियम समिति, ये तीनों का अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। बाकी अन्य समितियों का ये अध्यक्ष क्या करता है? नियुक्त करता है। चौथी बात याद रखना है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है अगर किसी को दल बदल आधार पे किसी को संसद को क्या करता है? आयुक्ता घोषित किया जाता है तो उसके विवाद के समाधान भी क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष। मतलब इतना बात याद रखो कि दल बदल आधार पे अगर तुमसे पूछे कि कौन हटाएगा, संसद को आयोग कौन घोषित करेगा दल बदल आधार नियम पे, तो तुम याद करना कि बोल देना अध्यक्ष हटाएगा, ठीक है। और उसका निर्णय क्या होता है? अंतिम होगा। भले उसका निर्णय का क्या होगा आगे जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन आपसे पूछे कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1991 के आधार पर क्या लोकसभा अध्यक्ष डिस्क्वालीफाई संसद का निर्धारित करेगा? तो बोलना नहीं। इसके आधार पर अगर संसद का आयुक्त कौन निर्धारित करेगा? इसके आधार पर। तो इसके आधार पे जन प्रतिनिधि अधिनियम 1991 के आधार पे के आधार पे कौन करेगा? तो इसके आधार पे करता है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? राष्ट्रपति को या राज्यपाल को सलाह देगा और वो बाध्यकारी भी होगा और उसके आधार पे फिर डिस्क्वालीफाई होगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। दूसरी बात याद रखना, इसमें बताया गया है कि जब लोकसभा अध्यक्ष को संकल्प पारित करके अध्यक्ष को हटाया जाता है, जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रोसेस चल रहा है तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या क्या शक्ति रहेगी? तो देखो आर्टिकल 96 में लिखा है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर विचार हो रहा हो तो क्या होगा। मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो, अगर उसको हटाया जा रहा है मतलब उसके पद से, तो उस समय उसकी क्या क्या शक्ति होगी? तो वो अपने पद पे नहीं बैठ पाएगा। सही बात है, वो अपने पद पे नहीं बैठ पाएगा। वो अपने पद पे क्या करेगा? नहीं बैठ पाएगा। मतलब अब नॉर्मल सदस्य की तरह काम करेगा, वो अध्यक्ष वाला काम नहीं करेगा। अब क्या करेगा? नॉर्मल सदस्य की तरह काम करेगा। भले वो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, दोनों केस में ये लागू होगा। वो क्या होगा? नॉर्मल सदस्य के रूप में रहेगा। वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बन पाएगा। दूसरा, वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, वो पीठासीन अधिकारी नहीं बन पाएगा। वही बात लिखा हुआ है, पीठासीन अधिकारी के रूप में अब काम नहीं करेगा, ठीक है ना। सदन में लेकिन इसके पास क्या अधिकार है? जब इसके ऊपर हटाने का प्रोसेस चल रहा हो तो सदन में उपस्थित हो सकता है,
सदन में बैठ सकता है और सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। सदन में बैठ सकता है, सदन की कार्यवाही में बैठ सकता है। और एक बात याद रखना है कि वह वोट भी दे सकता है इस समय जब उसके हटाने के बाद चल रहा हो, लेकिन उस समय उसको कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत का अधिकार न मिलकर कौन वाला मत का अधिकार मिलता है, प्रथम बार वाला में, जो पहली बार फर्स्ट टाइम जो वोट वाला अधिकार मिलता है कि पहली बार मत देने वाला शक्ति इसको इसी समय मिलता है। ठीक है, बस इस समय कौन सा शक्ति उसका चला जाता है जब उसके खिलाफ संकल्प पारित हो हटाने का, तो दो शक्ति चला जाता है। एक तो वो कास्टिंग वोट नहीं दे पाएगा निर्णायक मत, और दूसरा वो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रह पाएगा। यही सेम केस उपाध्यक्ष अध्यक्ष दोनों के मामलों में फॉलो होता है। ठीक है, और तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मत विभाजन पर प्रथमतः लोकसभा के अध्यक्ष को मत देने का अधिकार तो होगा, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। सही बात है, जब उसको हटाने वाले हैं और निर्णायक मत चाहिए तो कैसे वो निर्णायक मत देगा। ठीक है ना, उस समय पहली बार देगा, हटाने के समय पहली बार। ऐसे नॉर्मली वे में कौन सा मत देता है, निर्णायक मत। ठीक है, और आपको बताएं कि लोकसभा अध्यक्ष को प्रभावी बहुमत से हटाते हैं, ना कि विशेष बहुमत 2/3 से नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा कि एक वाद है कि किहोतो-वोलन वाद, किहोतो-वोलन केस 1993, इसमें बोला गया है कि दल बदल कानून के समय अध्यक्ष के निर्णय का पुनर्विलोकन किया जाता है। एक चीज़ बताए थे कि अध्यक्ष जो है दल बदल कानून के आधार पे जो क्या करता है अध्यक्ष, बहुत लोग को हटा देता है, उसकी सदस्यता क्या करेगा, अयोग्य घोषित कर देगा। तो उसकी सदस्यता जब अयोग्य घोषित कर देता है तो किसके आधार पे क्या तो उसका जो निर्णय है उसका पुनर्विलोकन कर सकते हैं, रिव्यू पिटिशन, तो हाँ कर सकते हैं, यही बात बोला है। ठीक है ना, इस बात में ये लोकसभा अध्यक्ष का हो गया। और भी कुछ पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष से, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ा कर लीजिएगा कॉपी में, यहाँ पे लिखा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि याद रखेंगे, आपसे अगर कभी पूछे कि आपसे कभी अगर पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है भारत में, तब बोलिएगा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का उत्पत्ति 1919 को जो मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम, तो इसी के माध्यम से हुआ है। इसी के माध्यम से क्या किया गया था ना कि 1921 में दो पद सृजन किया गया, एक प्रेसिडेंट का एक डिप्टी प्रेसिडेंट का, एक प्रेसिडेंट का एक डिप्टी प्रेसिडेंट का। बाद में इसी 1935 में इसी डिप्टी प्रेसिडेंट को बोला गया अध्यक्ष और डिप्टी प्रेसिडेंट को बोल दिया गया उपाध्यक्ष। ठीक है, तो याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखना है, तो देखो यहाँ पे आप याद रखेंगे, तो वही आपसे पूछे भारत में लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो आप याद रखेंगे कि फिर से बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना 1919, तो 1919 के अधिनियम से क्या किया गया कि 1921 में दो पद सृजन किया गया, एक प्रेसिडेंट का और एक डिप्टी प्रेसिडेंट पद का। इसी प्रेसिडेंट को 1935 में इसी प्रेसिडेंट को बोल दिया गया अध्यक्ष और इसी डिप्टी प्रेसिडेंट को 1935 में बोल दिया गया उपाध्यक्ष। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे। दूसरी बात है क्या लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा जैसे ही होगा, यहाँ पे बोल रहा है क्या लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा जैसे ही भंग होगा वैसे ही अपना पद त्याग देगा, तो बोलोगे नहीं। क्यों, मतलब बोलना ये चाह रहा है कि मान लीजिए ये कोई लोकसभा है और ये लोकसभा क्या हो गया, भंग हो गया, तो क्या जैसे ही भंग हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्याग कर देगा, तो बोलोगे नहीं। तो फिर क्या होगा, कोई बात नहीं, लोकसभा भंग हो गया ना, तो पहली बैठक होने से ठीक पहले तक ये क्या करेगा, वो सदन का अध्यक्षता करते रहेगा। यानी कि पहली बैठक होने से ठीक पहले तक, आगामी जो लोकसभा आएगा तो उसके ठीक पहली बैठक होने से पहले तक वो अध्यक्ष पद पे रहेगा। ठीक है, यही बात है। और दूसरा क्या हो गया, ये बात हो गया। अब हम लोग जो लोकसभा अध्यक्ष है उसका लिस्ट देखते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का लिस्ट, तो लोकसभा अध्यक्ष का लिस्ट है यहाँ पे कौन कौन सा है,
तो लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन बने उसका लिस्ट है। तो पहला लोकसभा अध्यक्ष बने जीवी मावलंकर, नेहरू के समय, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है। दूसरा लोकसभा अध्यक्ष बने एम ए अयंगकर। तीसरा लोकसभा अध्यक्ष बने सरदार हुकुम सिंह, नेहरू के समय। चौथा लोकसभा अध्यक्ष बने नीलम संजीव रेड्डी, इंदिरा गांधी के समय। पांचवा लोकसभा अध्यक्ष बने जे.एस. ढिल्लो, इंदिरा गांधी के समय, जिस समय आपातकाल लगा था। छठा लोकसभा अध्यक्ष बने बलिराम भगत। सातवां लोकसभा अध्यक्ष बने नीलम संजीव रेड्डी 1977 में, जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आया। आठवां लोकसभा अध्यक्ष बने के.एस. हेगड़े। नौवां लोकसभा अध्यक्ष बने बलराम झाकर। 10वां लोकसभा अध्यक्ष बने रवि राय। 11वां लोकसभा अध्यक्ष बने शिवराज पाटिल 1991 में, जब भारत में एलपीजी की शुरुआत हुई, नरसिम्हा सिंह की सरकार थी। 12वां लोकसभा अध्यक्ष बना पी ए सांगमा। 13वां लोकसभा अध्यक्ष बना बाला योगी। 14वां लोकसभा अध्यक्ष बना मनोहर जोशी, जोश आ गया था इसको, अटल बिहारी वाजपेयी के समय बने। 15वां बने सोमनाथ चटर्जी। 16वां बने मीरा कुमारी। 17वां बने सुमित्रा महाजन। 8वां बने ओम बिरला। ठीक है, अब एक इन सभी के बारे में विशेषता है तो वो याद रखना है। आइए शुरू से, तो ये देख लीजिए 18 लोकसभा में 18 लोकसभा अध्यक्ष बना। अब यहाँ पे देख लीजिए हर एक बात को, इन सभी के बारे में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बात है। जीवी मावलंकर को भारत का आज़ादी के बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष माना जाता है, पहला पॉइंट। एम ए एंकर को भारत की आज़ादी के बाद दूसरा लोकसभा अध्यक्ष माना जाता है, और साथ ही इनके बारे में एक और विशेषता है कि ये प्रथम लोकसभा में उपाध्यक्ष के तौर पर भी थे। नहीं समझे, एम ए एंकर भारत के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष है, लेकिन प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। समझ गए। तीसरी बात, सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह भी बने, इनके बारे में कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। चौथी बात, हाँ इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात है कि सरदार हुकुम सिंह के ऊपर, अच्छा एक और चीज़ बात है, पूछा जाए आपसे कि पहली बार किस लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर क्या लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, इसको हटाने के लिए जीवी मावलंकर के ऊपर। मतलब लोकसभा पारित कर दिया था कि जीवी मावलंकर को हटाया जाए, लेकिन पारित नहीं हो पाया लोकसभा से, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। फिर सरदार हुकुम सिंह के समय भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था हटाने के लिए। चौथा है नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी है, ये सबसे कम समय तक अध्यक्ष के पद पे रहे, सबसे कम समय तक अध्यक्ष के पद पे रहे थे। यही बात याद रखना है। क्यों, तभी रीज़न बताएंगे। दूसरी बात याद रखना है कि ये 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हुए हैं। पूछेगा ऐसा कौन सा आदमी है जो भारत में 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बना था, तो नीलम संजीव रेड्डी। तीसरी बात याद रखना है कि एकमात्र अध्यक्ष है लोकसभा अध्यक्ष, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष है जो कि त्यागपत्र दे दिए थे। क्यों? क्योंकि ये आगे चल के क्या बने, भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमको समझाना था कि सबसे कम समय तक अपना अध्यक्षता कैसे किया। तो सबसे कम समय तक कैसे अध्यक्षता करने वाले ये लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो आपको याद रखना पहला कार्यकाल में तो ये पूरा बने, पूरा अपना 5 साल तक रहे। सेकेंड बार में क्या किए कि खुद ही त्याग पत्र दे दिए। क्यों? क्योंकि इनको राष्ट्रपति बनना था, तो ये फिर चुनाव हुआ तो ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। तो यही बात है। छठा आपको याद रखना है, जे.एस. ढिल्लो के समय ही आपातकाल लगा था भारत में, जब ये अध्यक्ष थे लोकसभा का। एक है बलिराम भगत, इसके बारे में कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। नीलम संजीव रेड्डी तो बता ही दिए कि देखो 1977 में दूसरी बार क्या बन रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष। ये एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जो आगे चल के क्या बने थे, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। फिर के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष हैं जो न्यायमूर्ति थे। आपसे पूछा जाए एकमात्र न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस जो अध्यक्ष बने, तो के.एस. हेगड़े। नामा याद रखना है
बलराम झाकर। क्या याद रखना है? बलराम झाकर। तो बलराम झाकर के बारे में याद रखना है, कांग्रेस के मंत्री भी बने थे बाद में। सबसे लंबे समय तक अगर कोई लोकसभा अध्यक्ष बना है तो वो बलराम झाकर ही है। इनका टाइम पीरियड चला था 1980 से लेके 89 तक, मतलब कुल 9 साल तक बने। कैसे कैसे? तो 2 शासन में बने। एक तो 1980 से 84 तक जब इंदिरा गांधी का शासन था तब बने। और फिर 1984 से 89 तक जब राजीव गांधी का शासन था तब भी ये लोकसभा अध्यक्ष बने। ठीक है, तो कुल 9 साल तक बने थे ये। ठीक है, कुल 9 साल तक बने थे ये। आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे, तो बलराम झाकर। कन्फ्यूजन नहीं होना, 2 नाम है ऐसा, बलराम झाकर एक बलीराम भगत है। बलीराम भगत नहीं, बलराम झाकर सबसे अधिक समय तक बने। ठीक है, रवि राय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। शिवराज पाटिल के बारे में तो यही याद रखना है कि जिस समय LPG आया था भारत में नरसिम्हा सरकार में, तो उस समय थे। PA सांगमा के बारे में याद रखना है कि प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष है। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष है। JS बाला लोगी के बारे में याद तो रखना नहीं। मनोहर जोशी के बारे में याद रखना है कि इसको जोश आ गया था अटल बिहारी वाजपेयी को देख के, तो उसी के समय क्या बने, अध्यक्ष बने। सोमनाथ चटर्जी जो है ये भी लोकसभा अध्यक्ष बने पे हैं। आपसे पूछे कि कितनी महिला लोकसभा अध्यक्ष बन चुकी है, तो 2, एक मीरा कुमारी और सुमित्रा महाजन। एक सुमित्रा महाजन। उसमें भी पूछा जाए कि पहली महिला जो लोकसभा अध्यक्ष बनी तो मीरा कुमारी, सेकेंड महिला जो लोकसभा अध्यक्ष बनी तो सुमित्रा महाजन। ठीक है, तो ये याद रखना है। 18वां में याद रखना है कि जो ओम बिरला है ये भी 2 बार अध्यक्ष बन चुके हुए हैं। एक, ठीक है, ये 2009 से ही है और अभी तक है। तो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन बना है बता तो। एक तो बने नीलम संजीव रेड्डी और एक ओम बिरला। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे अधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन बना था, तो सबसे अधिक समय तक सर बना था कौन, बलीराम झाकर। ठीक है, तो ये सब बात याद होना चाहिए। अच्छा, कौन न्यायमूर्ति थे जो जस्टिस है, न्यायाधीश जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे, तो KS हेगड़े। ठीक है, यही सब पूछेगा। अच्छा, कौन लोकसभा अध्यक्ष था जो आगे चल के राष्ट्रपति बना था, तो नीलम संजीव रेड्डी। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो यही पूछेगा कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद कहाँ से उद्भव हुआ, तो हम पीछे बता ही दिए, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ भी है कि जो भारत सरकार 1900, तो चलिए अब आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसका उपाध्यक्ष पद का उद्भव कहाँ से हुआ। 1919 का अधिनियम आया। 1919 के अधिनियम से 1921 में 2 पद का सृजन हुआ, बताए थे। एक हुआ प्रेसिडेंट, एक हो गया डिप्टी प्रेसिडेंट। इसी प्रेसिडेंट को 1935 में बोला गया अध्यक्ष, इसी को बोला गया था उपाध्यक्ष। तो 1921 के अधिनियम के माध्यम 1919 के अधिनियम के माध्यम से 1921 में पहला उपाध्यक्ष भारत का 1921 में किसको बनाया गया, ये पूछता है। किसको बनाया गया, तो आप बोलिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। जो बिहार वाले हैं सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को बनाया गया। तो याद रहेगा आपको, इतना में यही याद रखना है कि 1921 में सच्चिदानंद सिन्हा को केंद्रीय विधान परिषद का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये कब उपाध्यक्ष है, आज़ादी से पहले का। आज़ादी का बाद का पूछे प्रथम उपाध्यक्ष, तो MA एंकर जो लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष भी थे ये। तो याद हो गया। चलिए अब आपसे पूछा जाए
कि लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव या पदत्याग कैसे होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, लोकसभा जैसे अध्यक्ष को चुनते हो ना, वैसे उपाध्यक्ष को चुनते हो। लोकसभा सदस्य में से ही किसी को भी लोकसभा उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। दूसरी बात, जो लोकसभा उपाध्यक्ष जो चुना जाता है, इसमें केवल लोकसभा का भूमिका होता है। ठीक है, राज्यसभा का भूमिका नहीं। तीसरी बात, जो लोकसभा उपाध्यक्ष का जो चुनाव का तारीख है वो अध्यक्ष निर्धारित करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे ये बात लिखा है कि इस तारीख पर लोकसभा के सदस्य आपस में से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, तीसरी बात लिखा है कि जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्य को इस स्थान पर चुनती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है इसका भी कार्यकाल चुनाव के बाद 5 साल तक होता है। ठीक है ना, और अपने पद पे धारण करता है। तो ये सब समझ में आ गया। लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाते कैसे हैं, तो सेम जैसे लोकसभा अध्यक्ष को हटाए थे, या तो उसका सदन का सदस्यता चल जाए, यानी कि वो लोकसभा का अगर सदस्य ही नहीं है तो वो लोकसभा का ना ही अध्यक्ष बन पाएगा ना ही उपाध्यक्ष, या अपना त्यागपत्र दे दे खुद, या फिर सदन ही चाहे, लोकसभा ही चाहे कि हमको इसको ना ही अध्यक्ष को रखना है ना ही उपाध्यक्ष को, तो उपाध्यक्ष को भी उसी तरीके से हटा देगा। बशर्ते 14 दिन पहले आपको सूचना चाहिए और 50 लोगों का समर्थन चाहिए। उसके बाद प्रभावी बहुमत से उपस्थित और मतदान देने वाले लोगों की संख्या का 50% से अधिक का उपयोग करके उपाध्यक्ष को क्या करेंगे, हटा दिया जाता है। उसके बाद लोकसभा उपाध्यक्ष का क्या कार्य है, क्या शक्ति है, वही लिखा हुआ है इसमें। आइए एक एक बताते हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा, एक एक करके चलते हैं। ठीक है ना, पहला बात यहाँ पे लिखा है, पेन छोटा कर लेता हूँ मैं, चाहे ये वाला पेन, हाँ पेन छोटा कर लेता हूँ मैं। पहला बात लिखा है कि लोकसभा का अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष ही इसके स्थान पर कार्यों का जिम्मेदारी करता है। सही बात है, जब अध्यक्ष का पद नहीं खाली, जब अध्यक्ष का पद खाली होगा तो उसमें उपाध्यक्ष क्या बन जाएगा, अध्यक्ष। ठीक है ना, या फिर सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की स्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करेगा, या फिर अगर अध्यक्ष उस दिन उपस्थित नहीं है सदन में तो उपाध्यक्ष ही क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की भी अध्यक्षता की अनुपस्थिति में, मतलब बोल रहा है, हमको तो पता ही है कि जो संयुक्त बैठक होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष। लेकिन अगर अध्यक्ष नहीं आया है तो इस संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन कर सकता है, उपाध्यक्ष भी कर सकता है। तो वही बात लिखा है। दूसरा बात यहाँ पे लिखा है कि ध्यान देने की बात ये है कि ये बहुत, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि जो अध्यक्ष है, जो उपाध्यक्ष है, वो अध्यक्ष के अधीन काम करता है, उसके अंडर, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो अध्यक्ष है वह उपाध्यक्ष के अंदर काम करता है। ठीक है ना, आपको याद रखना कि ऐसा कोई बात नहीं है। वह प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है, केवल संसद के प्रति, वो भी किस में, लोकसभा के प्रति। लोकसभा ही उसको हटा सकती है, चाहे नियुक्ति करती है उसको, वो अध्यक्ष के अंदर काम नहीं करता है। बस उस क्या है, अध्यक्ष जब नहीं आया तो उसका जिम्मेदारी निर्वहन करता है। तीसरी बात ये है कि जब भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मोस्ट VVI इसको कर सकते हो समझना, जब भी संसदीय समिति होता है, अध्यक्ष के केस में क्या देखे थे कि अध्यक्ष जो है, बहुत सारे लोग संसदीय समिति को क्या करता है, उसका अध्यक्ष को नियुक्ति करता है, और कुछ संसदीय समितियों का वो खुद भी अध्यक्ष होता है, जैसे कार्य मंत्रणा, परियोजना समिति, नियम समिति का। अब इसके बारे में देखिए, जो लोकसभा उपाध्यक्ष है, अगर किसी संसदीय समिति का सदस्य बन जाता है तो वो उस समिति का पदेन सभापति होता है। मतलब किसी भी समिति का अगर गलती से भी सदस्य बन गया ना, किसी भी संसदीय समिति का, तो उसका अध्यक्ष ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये कौन, लोकसभा अध्यक्ष। ये इसका विशेषाधिकार है लोकसभा उपाध्यक्ष के पास, कि अगर वो मान लीजिए कोई समिति है, इसका गलती से भी सदस्य बन जाता है कौन, लोकसभा उपाध्यक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, फिर वहाँ का उस समिति का अध्यक्ष ऑटोमेटिकली चुना जाएगा। ये विशेषाधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के पास। उसके बाद जिस तरीके से अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष बनता है तो अध्यक्ष का सारा शक्ति किसके पास आ जाएगा, उपाध्यक्ष के पास। यानी कि
वो भी अब क्या करेगा, निर्णायक वोट देगा, लेकिन प्रथम बार में वोट नहीं दे पाएगा। ये बात लिखा है, यही सब बात लिखा है। सारा वो अध्यक्ष कैसा काम करेगा, उपाध्यक्ष के जैसा, ठीक है, यही बात लिखा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि जब उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है वेतन भत्ता का हकदार होगा, वो भारत की संचित निधि पर व्यय होगा। सही बात है, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जितना भी प्रमुख पद सब है संसद का, वो सबका वेतन भत्ता तो संचित निधि पे भारित व्यय ही रहता है, ठीक है ना। परंपरा अनुसार यहाँ पे लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। परंपरा ये चलता है, परंपरा के अनुसार, कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमेशा सत्तारूढ़ दल के ही होंगे। शुरू में यह परंपरा चलता था कि जो पार्टी जीतेगा ना, उसी पार्टी का ही लोकसभा अध्यक्ष भी रहेगा और लोकसभा उपाध्यक्ष भी रहेगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है, वर्तमान में 10वीं लोकसभा से ये किया जाने लगा है कि जो अध्यक्ष है वो तो सत्तारूढ़ पार्टी का ही चुना के आएगा, लेकिन उपाध्यक्ष है वो मुख्य विपक्षी दल का चुना के आएगा। लेकिन ये सिर्फ परंपरा है, ऐसा कोई शब्द लिख जाए कि मैंडेटरी है क्या, मतलब एकदम आवश्यक है क्या कि अध्यक्ष जो बनेगा हमेशा जीती हुई दल का बनेगा, जो सत्ता में उसका बनेगा आदमी, और जो उपाध्यक्ष है वो हारी हुई दल का बनेगा, विपक्षी का नहीं। मैंडेटरी नहीं, ये परंपरा है, ऐसा फॉलो किया जाता है। और वर्तमान में कौन सा फॉलो किया जाता है, यही कि जीती हुई दल का बनेगा अध्यक्ष, हारी हुई दल का बनेगा उपाध्यक्ष, ठीक है। और आपको याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, अपने पद की शपथ नहीं लेता है। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, ये दोनों तो लोकसभा सदस्य ही ना बनता है, तो ये दोनों लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि किसके रूप में शपथ लेगा, अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, याद रखिए, वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें लोकसभा उपाध्यक्ष पद की समस्या क्या क्या है। अभी वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष का समस्या चल रहा है। देखो अभी हम लोग देखेंगे ना, तो कुछ मतलब कि कुछ लोकसभा से, मतलब 17वीं बात करें या 18वीं लोकसभा की बात करें, तो इन दोनों में लोकसभा उपाध्यक्ष को नहीं चुना गया है अभी तक, ठीक है। तो उसी के ऊपर विरोध करता है विरोधी कि इसको उपाध्यक्ष का भी चुनाव कराना चाहिए। तो संविधान हमारा इसलिए कि क्या, इसको लेकर क्या बोलता है, इस पद को लेके, संविधान में नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सरकार को उपाध्यक्ष की नियुक्ति में देरी करने या टालने का अधिकार है। हालांकि संविधानिक विशेषज्ञों ने अनुच्छेद 93 या अनुच्छेद 178 दोनों में करेगा जितना जल्दी हो सके शब्द का प्रयोग दर्शाता है, जो कि न केवल अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए अनिवार्य है, बल्कि जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। मतलब देखो बोला गया यहाँ पे है कि इसमें कोई समय सीमा नहीं दिया है संविधान में, समय सीमा संविधान में बिल्कुल नहीं दिया गया कि आप कितने समय के अंदर में, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल के अंदर में अध्यक्ष चाहे उपाध्यक्ष का चुनाव कराते हो। समय सीमा नहीं दिया हुआ है। जब समय सीमा नहीं दिया हुआ है कि कितने महीने के अंदर इसका चुनाव कराना है, तो यही आधार क्या मिल जाता है, यही आधार मिल जाता है सरकार को उपाध्यक्ष को नियुक्ति का टालने का, ठीक है। यही आधार मिल जाता है। अगर समय सीमा दिया रहता तो सरकार को कराना पड़ता, सरकार करता भी, तो समय सीमा नहीं दिया हुआ है। बस यही याद रखेंगे कि कितना समय में करा सकेगा इसका नियुक्ति, ठीक है, यही समस्या है। अब यहाँ पे देखिए सवाल बनाते हैं, यूपीएससी में पूछा है कि लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन का तारीख वो होगा जो अध्यक्ष तय करेगा। बिल्कुल सही है, अध्यक्ष ही तो तय करता है। दूसरा है, यह अज्ञापक यानी कि यह आवश्यक है, ये लिखा हुआ, यह आवश्यक उपबंध है कि लोकसभा उपाध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी का होना। लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी के निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। यह कोई आवश्यक नहीं है कि लोकसभा उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल या फिर शासक दल से होगा, किसी का भी बन सकता है। तो ये पॉइंट क्या है, गलत है। संसद में बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसे ही होती है जैसे अध्यक्ष की होती है। सही बात है,
अगर उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाता है तो अध्यक्ष की सारी शक्ति उपाध्यक्ष को मिल जाती है। तो ये तीसरा वाला सही है, दूसरा गलत है। चौथा, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति ये है कि प्रस्ताव अध्यक्ष के द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थन होता है। गलत बात है, कोई प्रस्ताव नहीं रखा जाता है, और न ही इसका कोई समर्थन किया जाता है। बस इसको आपस में से लोकसभा में से सदस्यों में से किसी एक को क्या कर दिया जाता है, चुन लिया जाता है। इसका चूज होता है, कोई समर्थन प्रस्ताव ऐसा टाइप का नहीं होता है। ठीक है, तो चौथा भी गलत है। पाँचवा यहाँ पर देखो कि जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो लोकसभा छोड़िए, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आमतौर पे सत्तारूढ़ दल का होता था, जो जीत के आता था। लेकिन 11वीं लोकसभा से ये क्या हो गया, पैमाना बदल गया। 11वीं लोकसभा से क्या हो गया कि जो आपका अध्यक्ष है वह तो जीती हुई दल का रहे, सत्तारूढ़ दल का, और जो उपाध्यक्ष है वो मुख्य विपक्षी दल का हो। मतलब कह रहा है कि 10वीं लोकसभा तक क्या होता था, अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, दोनों केवल मान लो जीती हुई पार्टी है तो उसी का रहता था। लेकिन 11वीं लोकसभा से क्या हो गया, जो अध्यक्ष है या फिर उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष को बोला गया कि तुम जीती हुई पार्टी दल का रहेगा, उपाध्यक्ष को बोला गया तुम मुख्य विपक्षी दल का रहेगा। तो यही बात है। एक सेकेंड, थोड़ा मोबाइल चार्ज में लगा देते हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे जैसे उपाध्यक्ष कौन कौन बना था उसका लिस्ट। ठीक है, उपाध्यक्ष का तो सबसे पहला उपाध्यक्ष बने थे एम ए एंकर। ठीक है, और उसके बाद याद रखना सबसे पहला उपाध्यक्ष बने थे एम ए एंकर, लेकिन प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष बने थे एम ए एंकर, लेकिन ये दूसरा लोकसभा अध्यक्ष भी बने हुए हैं। हुकुम सिंह भी है, ये भी क्या है, ये भी दूसरा लोकसभा अध्यक्ष बने, लोकसभा उपाध्यक्ष बने। एस के राव, रघुनाथ केशव, जे सोयल, फिर से मोहरी, जी लक्ष्मण, एम थिम्बुडुरे, शिवराज पाटिल, मल्लिकार्जुन नई, सूरजभान, चरणजीत सिंह अफ्टाल, कड़िया मुंडा, एम थुमुरबई। और अभी वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद क्या है, खाली है। यानी कि 17वीं और 18वीं लोकसभा में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं हुआ है। आपको फैक्ट यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, 4 फैक्ट। आपसे पूछे प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो एम ए एंकर। कौन लोकसभा उपाध्यक्ष है जो 2 बार उपाध्यक्ष बना, तो ये एम थुमुरबई है। कहाँ गया, ये एम थुमुरबई, ये एक बार और उपाध्यक्ष बन चुके भाई, ये 2 बार ये उपाध्यक्ष बन चुके हैं, थुमुरदई। ठीक है, और आपसे याद रखें कि कौन कौन सा ऐसा उपाध्यक्ष है जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो शिवराज पाटिल, हुकुम सिंह, एम ए एंकर, ये तीनों अध्यक्ष भी रह चुके हैं लोकसभा के और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। चौथा, कोई महिला उपाध्यक्ष बनी है आज तक, नहीं। ठीक है, और बाकी सब इस सब का नाम तो ऐसे ही याद रखो, एस के राव, रघुनाथ केशव, जे एस सुले, जी मुरई, जे लक्ष्मण, शिवराज पाटिल, मल्लिकार्जुन सूरजभान, पी सरदई, चरणजीत सिंह अटवाल, कड़िया मुंडा। तो ये सब भी लोकसभा उपाध्यक्ष कभी ना कभी बने हुए हैं। ठीक है, तो यही बात है। ये सवाल है यहाँ पे कि लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में काम करता है, तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो है लोकसभा अध्यक्ष के अंदर रहता है, काम करता है। ठीक है, कभी भी गृह मंत्रालय मार के नहीं आ जाना। अरे लोकसभा का ना सचिवालय है, तो सचिवालय कोई लोकसभा का हेड ही होता है, कौन, लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पे बोल रहा है आर्टिकल 99 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है, तो देखो हमको पता है कि लोकसभा सदस्यों को शपथ तो इसे प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, लेकिन संविधान में 99 के अनुसार क्या लिखा है, संविधान में 99 के अनुसार लिखा है कि लोकसभा सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति वह शपथ दिलाता है। तो लोकसभा में तो बहुत सारे मेंबर है, संसद में भी बहुत सारा मेंबर है, तो सबको शपथ कैसे दिलवा पाएंगे राष्ट्रपति हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको एक शपथ दिलाने वाले आदमी को नियुक्त कर देते हैं,
उसका नाम होता है प्रोटेम स्पीकर, अभी आगे बताएंगे। उसी को बोलते हैं कि शपथ दिलाओ। लेकिन सभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 99 के अनुसार लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता था? लोकसभा अध्यक्ष नहीं, प्रोटेम स्पीकर नहीं, ये तो नियुक्त करता है, बाद में भले दिलवाएगा, लेकिन दिलवाता सिर्फ में कौन है? राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई आदमी। ठीक है, तो ये होगा राष्ट्रपति। और आपको याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, अपने पद की शपथ नहीं लेता है क्योंकि ये दोनों किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा सदस्य के रूप में। कभी आपसे ये सवाल पूछे कि यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो, खाली हो, तो उपाध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में दिया है? बोला है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली होता है तो उपाध्यक्ष बनता है, और वो उपाध्यक्ष बन के अध्यक्ष का नियम कर्तव्यों का क्या करेगा? हाँ, निर्वहन करेगा। ये बात किस अनुच्छेद में लिखा है? तो 95 में। लोकसभा के पदाधिकारी प्रोटेम स्पीकर, ठीक है ना, प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा की प्रथम बैठक में राष्ट्रपति लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों को अस्थायी तौर पे संसद का अध्यक्ष घोषित करता है। ठीक है ना, ये लोकसभा सांसदों को शपथ दिलवाता है। देखो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या क्या है? प्रोटेम स्पीकर का काम है कि लोकसभा सांसदों को शपथ दिलवाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होने तक अस्थायी पर संसद का संचालन करता है। ठीक है ना, यही सब काम है। प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होगा, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? तो जो भी लोकसभा में से सबसे बड़ा होता है ना सदस्य, उसी को चुन लिया जाता है प्रोटेम स्पीकर। बोला जाता है कि शुरुआत में सबको क्या करो? शपथ दिलवाओ। अभी लोकसभा का एक और पदाधिकारी होता है जिसका नाम है महासचिव। ठीक है ना, इसका लोकसभा महासचिव का उल्लेख कहाँ है? तो आर्टिकल 98 में। कहाँ पर है? आर्टिकल 98 में। इसका काम क्या है? तो संसदीय कार्यों में अध्यक्ष का मदद करना, राष्ट्रपति और सदन के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए सदस्य को आमंत्रित करना। मतलब बोल रहा है, एक तो जो लोकसभा महासचिव होता है, एक तो तुमको संसदीय कार्यों में अध्यक्ष का मदद करेगा, और दूसरा राष्ट्रपति और संसद के अधिवेशन में, राष्ट्रपति के अधिवेशन या संसद के अधिवेशन में आपको आना है। ये सारे सांसद सदस्य को क्या करता है? आमंत्रित करता है। तुमसे पूछा जाए लोकसभा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो एच.एन. कोल। कौन थे? एच.एन. कोल। और लोकसभा की एकमात्र पहली महासचिव महिला कौन थी? तो सुमित्रा महाजन। कौन थी? सुमित्रा महाजन। आपको याद रखना है, नहीं स्नेहलता दत्ता है, स्नेहलता है, सॉरी, सुमित्रा महाजन तो लोकसभा उपाध्यक्ष थी दूसरी। स्नेहलता श्रीवास्तव ये लोकसभा की पहली और एकमात्र महिला क्या है? महासचिव थी। अब यहाँ पे देखो, लोकसभा में एक होता है, दो नेता होता है, दो प्रकार का। एक होता है सदन का नेता, एक होता है विपक्ष का नेता। सदन का नेता कौन होता है? सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होता है उसी को लोकसभा में सदन का नेता बोलते हैं। और इसका उल्लेख, इस बात का उल्लेख किसी संविधान में नहीं है, संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है सदन के नेता के बारे में। ये बस क्या है? नियम है, परंपरा में उल्लेख है इसका। ठीक है, और सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, जिस भी सदन का सदस्य होगा वहाँ का नेता वो बन जाएगा। एक होता है विपक्ष का नेता। ठीक है ना, विपक्ष का नेता। तो विपक्ष का नेता के बारे में सदन के नियम में उल्लेख है। जो सदन का नियम है, अपोजिशन पार्टी का नेता, उसके में उल्लेख है, लेकिन ये संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है ना, आपसे पूछा जाए पहली बार विपक्ष का नेता को मान्यता कब मिला था? तो 1969 में पहली बार सदन में विपक्ष का नेता कौन बना था? तो यही बना था। मान्यता कब मिला? 1969 में। लेकिन संवैधानिक मान्यता कब मिला? तो 1977 में। कब याद है? ये वाला डेट कौन सा है? जब गैर कांग्रेसी सरकार बना ना, तो उसी समय ये विपक्षी नेता को क्या मिला? संवैधानिक मान्यता। अच्छा, अगर आपको विपक्षी पार्टी का नेता बनना है तो आपको लोकसभा सदस्य का कम से कम कितना चाहिए? 1/10 क्या चाहिए?
10 सदस्य का होना चाहिए आपके पास, आपकी जीत मतलब 54 चाहिए, ठीक है। अब प्रथम विपक्षी नेता कौन बना था? तो राम सुवंग सिंह चौथा लोकसभा अध्यक्ष में इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। देखो हम बता रहे हैं, आपसे पूछे लोकसभा विपक्ष के नेता के बारे में, तो पहली बार इसको मान्यता कब मिला? मान्यता पूछे तो बोलना 1969 में। क्यों कि 1969 में ही चौथी लोकसभा के दौरान पहला विपक्ष का नेता कौन बना था? राम सुवंग सिंह, ठीक है। लेकिन मान्यता मिला, लेकिन आपको संवैधानिक मान्यता कब मिला इसको? तो संवैधानिक मान्यता मिला 1977 में, जब प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उस समय इसको संवैधानिक मान्यता मिला, ठीक है। और आपको लोकसभा विपक्ष का नेता बनना है तो आपको कम से कम उस लोकसभा चुनाव में कितना सीट जीतना होगा? 1/10 लोकसभा का, मतलब 54 सीट, यही बात लिखा हुआ है। और जो लोकसभा, उसके बाद याद रखना यहाँ पे कि जो लोकसभा विपक्ष का नेता होता है ना, वह उसको जो सुविधा मिलती है या दर्जा मिलता है कैबिनेट मंत्री के समान, कैबिनेट मंत्री के समान। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद डैश के बराबर होता है। किसके बराबर? राज्यपाल के बराबर नहीं, इसके बराबर नहीं, कैबिनेट मंत्री के बराबर। और कब मान्यता मिला पहली बार? 1969 में। संवैधानिक मान्यता कब मिला? 1977 में। पहला विपक्ष का नेता था राम सुवंग सिंह, ठीक है। तो यही हो गया। अब यहाँ पे कुछ सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को अयोग्यता के संबंधित किसी प्रश्न पर कोई निर्णय देने के पूर्व किसकी राय लेगा? सही बात है, कल हम पढ़ाए थे 102 के अधिनियम के अनुसार कि जो जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार निर्णय कौन लेता है? इलेक्शन कमीशन अयोग्यता का। और इलेक्शन कमीशन किसको सलाह देगा? राष्ट्रपति को। तो ये सलाह देगा, ये वाला बात किस में लिखा है? तो 103 में लिखा है। तो क्या होगा? निर्वाचन आयोग। अब यहाँ पे देखो, ये बीपीएससी में पूछा था कि लाभ का पद जो होता है ऑफिस प्रॉफिट कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? तो आर्टिकल 102 सब क्लॉज ए 102(1) में लाभ के पद का वर्णन है। इसमें बी में क्या है? तो पागलपन का। सी में क्या है? दिवालियापन का, ठीक है ना। और यही सब है। डी में क्या है? तो डी में नहीं पता चल पा रहा है। ई में क्या है? तो ई में यही है कि संसद चाहे तो 102(1) के अनुसार कोई नियम बना सकता है। तो इसी के आधार पर क्या बनाया था? पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। फिर उसके बाद क्या है? भारत का संविधान अनुच्छेद 103(1) के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता संबंधित किसी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व किसकी राय लेगा? किसकी राय लेगा? तो निर्वाचन आयोग की राय लेगा। अगर आपको 103 के तहत किसकी राय लेता है? निर्वाचन आयोग की, तो बता ही दिए। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है 102 के अनुसार तो संसदीय सदस्य की आयुक्ता का निर्धारण होता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल में 191 के अनुसार, ठीक है। 191 के अनुसार 191 के अनुसार 191 ऐसे भी ट्रिक है, 89 इसमें जोड़ दो तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पूछा जा रहा है, अब महिला के बारे में देखेंगे। लोकसभा में किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी, सबसे कम? तो 1977 के लोकसभा चुनाव में महिला सांसद जब चुन के आई तो इनकी संख्या लोकसभा में सबसे कम थी। मात्र कितनी थी? 19। मात्र कितनी थी? 19। लेकिन अगर पूछ दे सबसे अधिक है
महिला सांसदों की संख्या संसद में लोकसभा में कब थी? तो 17वीं लोकसभा में 2019 वाला में, मोदी जी के सेकेंड कार्यकाल में 78 हो थी। ठीक है। और आपसे पूछा जाए किस लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक प्रत्याशी चुनाव लड़ी, जीती नहीं लड़ी थी, तो 1996 वाले में 1996 वाले में टोटल पूरे भारत में 599 महिला लड़ी थी, लेकिन उसमें उसका संख्या ज़्यादा जीत कर नहीं आ पाई। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम लोकसभा में जो कितनी महिला सांसद सीट जीती, तो 24। कितनी? 24। टोटल 489 पे चुनाव हुआ था, वो 489 में से 24 महिला जीती। ठीक है, तो यही सब बात याद रखना है। सबसे ज़्यादा कब जीती, तो 17वीं लोकसभा 2019 में 78 सीट। सबसे कम कब था इनका संख्या संसद में, तो 1977 में 19। प्रथम लोकसभा में कितना सीट था, तो 24 सीट जीती थी महिला। अब यहाँ पे है ना, हम लोग महिला आरक्षण विधेयक जो मिला है 128वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदना विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। महिला आरक्षण के लिए विधेयक का नाम क्या है? पेश विधेयक का नाम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023। 2023 में महिलाओं को आरक्षण राजनीति में देने के लिए संसद में और राज्य विधानमंडल में देने के लिए क्या किया गया? ये बिल लाया गया, और इस बिल का नाम क्या है? नारी शक्ति वंदना अधिनियम। ठीक है। और यह विधेयक के माध्यम से क्या हुआ कि लोकसभा, ये याद रखना है, लोकसभा और राज्य विधानसभा, यानी कि राज्यसभा में नहीं और राज्य विधान परिषद में नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी नहीं, इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभा इन दोनों में 33% महिलाओं का सीट आरक्षण कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, 33% कुल। ठीक है। और फिर बोला गया कि अब इसमें भी रोटेशनल प्रणाली चलेगा। आरक्षण देने के समय चक्रीय आधार पर आमंत्रित होगा, मतलब एक बार अगर मिल गया बिहार की महिलाओं को, तो फिर मिलेगा यूपी के महिलाओं को, फिर मिलेगा अगला बनारस की महिलाओं को, ऐसे टाइप का। ठीक है। और इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष के बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मतलब अभी जो आरक्षण मिला 2026 में से मिलेगा, 2023 में अधिनियम आया ये 128वां, अब बोला कि 2026 से क्या होगा, आरक्षण मिलेगा, तो इसको मात्र 15 वर्ष का ही आरक्षण मिलेगा। मात्र 15 वर्षों के लिए ही ये प्रावधान रखा गया, अनिश्चित काल के लिए नहीं। ये बात है। हालांकि इसमें बोला गया कि संसद चाहे तो समय समय पे इसके, संसद के पास अधिकार है कि इसके समय पीरियड को क्या करें, बढ़ा सकें। बता दें कि इसमें पहले यह बिल 2010 में पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। इससे पहले यह बिल 2010 में पास किया गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था। ठीक है। अभी देखा जाए कुछ आंकड़ा, तो अभी महिला, अभी जो है हम लोग के वर्तमान में आंकड़ा क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रथम लोकसभा में अगर पूछा जाए, अगर यहाँ पे पूछा जाए प्रथम लोकसभा में, तो मात्र 5% महिला सांसद थी, लेकिन आज़ादी के इतने दिन बाद भी अभी तक महिला सांसदों की संख्या 15% से अधिक नहीं है संसद में। 15% से भी कम है अभी संसद और विधानसभाओं में। ठीक है। अभी वर्तमान में 78 महिला है 2019 वाले में, जो सबसे अधिक था। राज्यसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 15% से कम ही है, मतलब अभी 15% से क्या है, कम ही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये महिला संसद विधेयक है, पहली बार किसका विचार था कि महिलाओं को लोकसभा में या फिर विधानसभा में आरक्षण दिया जाए आरक्षण दिया जाए। तो ये विचार राजीव गांधी ने 1989 में सर्वप्रथम लाया था। 1989 में ही ये क्या हुए थे, लास्ट बार ये प्रधानमंत्री रहे। कब से इनका कार्यकाल था, तो 1984 से 1989 तक। तो उसी समय आखिरी साल में ही बोले कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, राजीव गांधी बोले। फिर क्या हुआ, 1996 में पहली बार
जब एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने हुआ तो उनके समय महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पहली बार पेश किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे दो बात पूछेगा। महिला आरक्षण विधेयक का बिल के बारे में सबसे पहली बार सोचा कब गया? तो राजीव गांधी सोचे 1989 में, ठीक है। लेकिन पूछा जाए महिला आरक्षण बिल को सबसे पहली बार संसद में पेश कब किया गया था? तो 1996 में एच.डी. देवगौड़ा के सरकार के समय। याद रहेगा पेश कब किया गया सबसे पहली बार, तो ये याद रखेंगे। अब देखो, जब महिलाओं को आप आरक्षण दोगे ना तो आपको कुछ संविधान में संशोधन यानी कि बदलाव भी करना पड़ेगा, चेंज भी करना पड़ेगा। तो संविधान में 4 जगह बदलाव करना पड़ेगा। यहाँ कहाँ बदलाव करना पड़ेगा? तो देखो, एक तो आपको करना पड़ेगा जो आर्टिकल 239 है ना, तो ये यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। तो इसमें आपको प्रावधान जोड़ना पड़ेगा 239 में AA जोड़ना पड़ेगा। उसमें दिल्ली विधानसभा की महिलाओं को सीटों का आरक्षण करने के लिए कौन सा प्रावधान करना पड़ेगा? 239 AA, ठीक है। इसी तरीके से जो आर्टिकल 330 है ना, तो इसमें SC के आरक्षण के बाद कहा गया है, लेकिन इस 330 में ए जोड़ना पड़ेगा। तो 330 ए हो जाएगा, तो इसमें लोकसभा में महिला सीटों का आरक्षण हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 332 ए में 332 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य विधानसभा में ST के आरक्षण का, SC ST के आरक्षण का बात बोला गया है। तो राज्य विधानसभा में SC ST के आरक्षण का बात कहा गया है, लेकिन ये 332 में अगर तुम ए जोड़ दोगे ना तो किसका हो जाएगा? महिला का आरक्षण मिल जाएगा राज्य विधानसभा में। और लास्ट में 15 वर्षों तक आरक्षण देना है, तो 334 में क्या कर देना है तुमको? ए लगा देना है, ठीक है। 334 में क्या कर देना है तुमको? ए लगा देना है। तो कौन कौन सा जोड़ना पड़ेगा? 239 ए में ए जोड़ना पड़ेगा दिल्ली के लिए, दिल्ली की महिलाओं को देने के लिए। 330 में ए जोड़ देना पड़ेगा लोकसभा में महिला आरक्षण के लिए। 332 में ए जोड़ देना पड़ेगा राज्य विधानसभाओं की महिला आरक्षण के लिए। और 334 में ए जोड़ देना पड़ेगा 15 वर्षों तक या महिलाओं को आरक्षण मिल सके इसके लिए, ठीक है। तो ये बात है। आपसे कभी पूछा जाए कि कहाँ की संसद में सबसे अधिक महिलाओं का भूमिका है? तो रवांडा। नाम सुनने से तो अजीब लग रहा है। रवांडा में महिलाओं का 61% महिला सांसद है, मतलब 100 में से 61 लोग क्या वहाँ पे महिला है, सांसद है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम बता रहे हैं, रुक जाइए, कहाँ चला गया वो? अच्छा, महिलाओं को अगर आरक्षण देना है तो संसद में कौन से बहुमत से बिल पास हुआ होगा? समान से, प्रभावी से, विशेष बहुमत से कि पूर्ण बहुमत से? तो विशेष बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत से ही किसी को आरक्षण मिल सकता है। तो याद रखेंगे 2/3 बहुमत से, ठीक है। तो विशेष बहुमत से पास हुआ है ये, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय माता दी।